गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 तरह की डिमेंशिया, बाकी मैंने सब डिस्कस कर दिया है। और लास्ट में कंक्लूजन है वो आपको बताएं। मिक्स्ड डिमेंशिया बचा हुआ और रिवर्सिबल कॉजेस बचे। मिक्स्ड डिमेंशिया में एक से ज़्यादा टाइप के डिमेंशिया, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया भी है, उसके बाद अल्जाइमर भी है, उसके बाद आपको लेवी बॉडी डिमेंशिया भी है। ऐसे भी पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ओल्ड पीपल में ये चीज़ आती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डेवलप करती है, इसका ये भी एक सिम्टम है। और इसमें किसी एक का डोमिनेंस होता है, किसी एक टाइप का। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वैस्कुलर डिमेंशिया है या अल्जाइमर है, कोई एक जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो अदर डिमेंशियाज के भी दिखने लगता है। तो लेवी बॉडी का भी कुछ सिम्टम है, यानी चलने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी। वैस्कुलर डिमेंशिया जो है वो उसमें भी सिम्टम्स जो है वो आने लगते हैं। और मेमोरी का प्रॉब्लम तो इसमें जनरल प्रॉब्लम है, इसमें तो होना ही होना है। फ्रंटोटेम्पोरल यानी ब्रेन के पैचेस, जो बहुत बड़ा ब्रेन का पार्ट जो है, डिजेनरेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़ होने से भी जो डिमेंशिया होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। कॉग्निटिव फंक्शन, अवॉइडेंस ऑफ कॉग्निटिव टास्क्स, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, और बहुत ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वैस्कुलर ये डिमेंशिया में उसमें मिक्स टाइप में आने लगती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिमेंशिया जो है, इसको हम आपसे रिवर्सिबल डिमेंशिया, ये जो है रिवर्सिबल अंडरलाइन ये जो आता है, ये साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन भी है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, या किसी का जो ब्रेन इंजरी भी है, ब्रेन इंजरी है भी है नहीं है, अगर है तो उस हालत में, या फिर आप इस चीज़ को देखिए कि डायबिटिक है, बहुत पुराना डायबिटिक है, तो लॉन्ग टाइम से उसको मेडिकेशन हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके वजह से ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। विटामिन डिफिशियंसी की भी बात होती है, इसीलिए अभी डॉक्टर्स जितने हैं, सारी दवाएं जितनी भी देते हैं उसमें विटामिन टेस्ट, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन D की कमी, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं। अगर ये सारा रिवर्सिबल में ये सारी चीज़ें डिमेंशिया में ये आता है, ये साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन मेनली माना गया है। और ओल्डर एज में अगर मेडिकेशन तो होता ही रहता है, तो इसमें थायराइड हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो मेडिकल प्रोवाइडर्स जो हैं वो रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ पेशेंट फॉर कंसर्निंग फॉर डिमेंशिया, इनको मानते हैं कि इनके अंदर भी लगातार मेडिसिन के यूज़ से इस तरह की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, जो डिमेंशिया के रिवर्सल डिमेंशिया के अंदर आती हैं। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन हम आपको बताएं कि डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव टेस्ट्स और कॉग्निटिव टेस्ट्स कराए जाते हैं, MRI कराया जाता है, MRA भी कराया जाता है। ये नए टेस्ट, जैसे जैसे टूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह के टेस्ट कराने से कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, क्योंकि अल्जाइमर और में
मेमोरी लॉस डिमेंशिया में मेमोरी लॉस बहुत बड़े पैमाने पर होता है। रिमोट मेमोरी एंड रिसेंट मेमोरी दोनों के अंदर मिक्सिंग प्रोसेस भी हो जाता है। जैसे एक आदमी को मिक्स कर जाता है, मेमोरी मिक्स हो या लॉस हो जाए बड़े पैमाने पर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हेलुसिनेशन होना, किसी टाइप ऑफ में हेलुसिनेशन भी होता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट बट द अफेक्टेड पर्सन इज परसीविंग द ऑब्जेक्ट, तो ये भी होता है। तो इन सभी वजहों, ये सारे वजह जो है ये इसमें सीटी स्कैन में या पेट स्कैन में या एमआरआई में या एमआरए में ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एंड डिफरेंट टेस्ट्स आप करा लीजिए तो उसमें भी, तो इसमें इसका डायग्नोसिस जो है इस तरह से किया जा सकता है डिमेंशिया का। एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन लॉन्ग टर्म आप अगर ऑब्जर्वेशन भी करें तो उससे भी आपको पता चलेगा द पेशेंट इज सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, ये आपको क्लियर हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन से और रिपोर्टिंग जो फैमिली मेम्बर्स रिपोर्ट करते हैं उनसे भी हो जाता है। अब आपके कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया जो है मैंने आपको डिस्कस किया पिछले 3 वीडियोस में, इसको मैंने कंप्लीट किया है। और उसमें अल्जाइमर डिजीज़ है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा वैस्कुलर डिमेंशिया है, तीसरा लेवी बॉडी डिमेंशिया है, उसके बाद फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है जिसमें ब्रेन के बहुत सा बड़ा भाग जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें जो है वो बहुत इनएप्रोप्रिएट ढंग से आदमी बिहेव करने लगता है, चूँकि ब्रेन ही जब कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोलिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, तो फिर उसके बिहेवियरल कंट्रोल की बात जो है बहुत ऑफेंसिव कमेंट्स करने लगता है व्यक्ति। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ख़राब हो जाता है। और उसके बाद है मिक्स्ड डिमेंशिया। मिक्स्ड डिमेंशिया में बहुत सारे तरह के जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताए, उस सारे तरह के डिमेंशियाज का जो है वो इमरजेंस जो है, लेकिन ये है कि बहुत लेटर एज में होता है। 80+ एंड 75+ मान लीजिए या 80+ के लोगों को ये चीज़ आती है, तो बूढ़ा बच्चा एक समान करके हम लोग इसको निकाल देते हैं, लेकिन बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है। और उसके बाद से मिक्स्ड डिमेंशिया के बाद होता है रिवर्सिबल डिमेंशिया। ये साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, लॉन्ग टाइम से जो मेडिसिन आप दी जाती है ड्यू टू द थायराइड इम्बैलेंस, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन, ड्यू टू द डायबिटिक, ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू द हाइपरटेंशन एंड लैक ऑफ स्लीप, जैसे बहुत सारे एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। और उनके लिए जो मेडिकेशंस होते हैं, उन मेडिकेशंस को का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी इसी को रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं। तो आई थिंक आई कंप्लीटेड द टास्क इसमें। और अब हम बात करेंगे हाउ इज़ डिमेंशिया ट्रीटेड, कैसे इसको करेंगे। हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे, कैसे हमारा कैसे। और इसमें अच्छा, डिमेंशिया में जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर आपको ये जो है वैस्कुलर डिमेंशिया में और लेवी बॉडी डिमेंशिया में ये फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स के अगर आप केस स्टडी तैयार कीजिए तो उसमें आपको मिलेगा कि इनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को था। दैट इज़ वाई ये तो इसमें 10 to 30% लोग आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है किसी भी परिवार के, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। और अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ऐड करना चाहेंगे। तो कुछ लोग हैं जो 13 टाइप्स ऑफ डिमेंशिया की बात करते हैं, कॉजेज, स्टेजेस एंड ट्रीटमेंट। 13 टाइप्स ऑफ डिमेंशिया, हम उनका नाम भी आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। डिमेंशिया जो फैक्ट्स हैं और
इसके स्टेजेस को भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अल्जाइमर डिजीज़ है, लेकिन इसमें बहुत तरह से जो आता है, हम इसको एक बार और आपको जो सिम्टम्स हैं उसमें सिंपल फॉरगॉटनेस यानी भूल जाना, ये आम आदमी को भी, एक नॉर्मल आदमी को भी होता है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी का फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद लूजिंग आइटम्स, चीज़ों को कहीं छोड़ देना, चले आना, प्रॉब्लम्स परफॉर्मिंग टास्क जो हैं उन एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेना। उसके बाद से डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू थिंग्स को, मटेरियल्स को फ्रीक्वेंटली नहीं लर्न कर पाते हैं ये लोग, और पेशेंट बेसिक टास्क नहीं कर पाते हैं। अल्जाइमर के पेशेंट खाना भूल जाते हैं, कुछ पेशेंट को याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये जो फॉरगेटनेस है, इस तरह से बहुत तरह की चीज़ें जो है, टाइम परसेप्शन इनका बहुत ख़राब हो जाता है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट हमारे सामने आ जाए जिसको कि खाने के इसमें ओवर टाइम पेशेंट कैन फॉरगेट द वॉक, भूल जाता है, चलना भूल जाता है, ट्रिम्बलिंग होने लगती है उसको कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। चीज़ों को समझना उसके लिए दिक्कत कर देता है, हम नहीं समझे तो। और एक बार बताइए, बार बार रिपीटिशन ऑफ द सेम क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बड़ा एड्रेस। टेलीफोन नंबर तो है ही नहीं, रिंगिंग, हेलुसिनेशन होने लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एजिंग प्रॉब्लम भी इसको माना गया है, लेकिन ये सारे एजिंग पीपल को ये ऐसा नहीं होता है। ये 34% इसका माना गया, लेकिन मुझे लगता है कि 40 से 45% लोग जो हैं इसमें हैं। और पहले इसका एज लिमिट 65 कहा जाता था, लेकिन अभी क्या है कि ये रिसेंट स्टडीज़ में एज रेंज भी इसका नीचे आ गया है, लगभग 60 से 60s में आ गया है, 70s में नहीं है, ये 50s में आ गया है, 50s में, पहले 60s में था, 65 के एज में इसको माना जाता था। तो देयर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया, एंड इसमें बहुत ओवरऑल मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कहती हूँ कि डिमेंशिया इज़ वेरी, every type of dementia is very bad for the general survival of human being, but it happens in old age and it creates lots of problem for the attendant of the patient also. The patient is the sufferer, but the attendant is also a sufferer, becomes sufferer because of the various problems. So keep your brain always active. कैसे इसको ट्रीट करें? तो एक जनरल सी बात है कि आप ब्रेन वर्क जो है किसी भी, हम लोग क्या करते हैं, ओल्डर पीपल को साइड कर देते हैं फैमिली में कि नाउ योर डिसीजंस आर नॉट गुड फॉर द फैमिली, एंड कुछ बहुत डोमिनेटिंग लोग जो हैं उनके फैमिली में डिमेंशिया के पेशेंट जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त उनको क्या होता है कि वो डोमिनेट करने के चक्कर में किसी एक बूढ़े को बिल्कुल साइडलाइन हाशिए पर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका ब्रेन जो है वो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स से भर जाता है, और उनको लगने लगता है डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों का अटैक उनको हो चुका है ऑलरेडी 50 प्लस के बाद ही होने लगता है। उसके बाद से जब वो डिसीज़न उनके गड़बड़ाने लगते हैं और उनको घर से बिल्कुल साइड कर दिया जाता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, और उसमें उनसे कोई सलाह मशवरा, यानी उनके कॉग्निटिव फंक्शन को भी फैमिली पैटर्न में कभी कभी बहुत इग्नोर कर दिया जाता है और उनको एकदम जस्ट लाइक अ गार्बेज साइडलाइन कर दिया जाता है। बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है। ऐसा करने से उनका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, पार्टिसिपेशन उनका घटा दिया जाता है फैमिली प्रॉब्लम्स में, जिसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस आदमी को क्रिएट होने लगते हैं। अब जैसे सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं और एक डिमेंशिया
एक बूढ़ा आदमी आया, सब चुप चुप। उसको लगता है कि आई एम नॉट फिट फॉर द सोसाइटी नाउ। सो धीरे धीरे उसमें विड्रॉल के सिम्टम्स आने लगते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना या प्रॉब्लम सॉल्यूशन को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें करने लगता है और इट मेक्स द प्रॉब्लम वेरी क्रिटिकल। सो बाय इन दिस वीडियो।